Bismillahirrahmanirrahim. Let's study the wave function in presence of forces. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study about the wave functions in the presence of forces. In our last lecture मैंने आपको wave functions का बताया था कि wave functions क्या होते हैं और किस तरह से free particles के wave functions और जिसमें हमने plane wave को देखा था कि प्लेन वेव के लिए वेव फंक्शन जो है वो किस तरह हम उसको राइट डाउन कर सकते हैं। आज जो हम वेव फंक्शंस का पढ़ेंगे वो इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे कि जब फोर्स मौजूद होगी फ्री पार्टिकल्स पे तो फोर्स ज़ीरो होती थी, जब हम फोर्सेस की मौजूदगी में हम वेव फंक्शंस को किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेव फंक्शन या आप इससे आप फेमिलियर है, इस तरह की सिमिलर नोटेशन आपने पहले भी वेव फंक्शन के इंट्रोडक्शन में देखी कि साई ऑफ एक्स टी जो है, एक्स जो है वो पोजीशन और टी जो है वो उसकी टाइम डिपेंडेंस को शो कर रहा है। तो जो वेव फंक्शन है वो पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करता है क्योंकि वेव जो है वो ट्रैवल करती है इन द प्रेजेंस ऑफ पोजीशन एंड टाइम। मस्ट बी फाउंड फ्रॉम द श्रोडिंगर्स इक्वेशन, हम उसे श्रोडिंगर्स इक्वेशन से जो है वो वैल्यूएट कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो आपकी लेफ्ट साइड पे है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस यू एफ एक्स साई, ये एनर्जी टर्म है और ये पोजीशन पे डिपेंड कर रही है जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। और जो राइट हैंड साइड है अयोटा एच कट कर्ली साई ओवर कर्ली टी, वो उसकी टाइम डिपेंडेंस को शो कर रहा है। इनिशियल पॉइंट के ऊपर जब हम उसके टाइम को ज़ीरो कंसीडर करते हैं तो उस वक्त आपने देखा था लास्ट टाइम भी कि साई ऑफ एक्स ज़ीरो की हम बात करते हैं एट इनिशियल पॉइंट। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो प्रोपगेट करती है इनिशियल वेव को फॉरवर्ड इन टाइम, यानी जो टाइम जैसे जैसे वेव टाइम अंदर आगे से आगे ट्रैवल करती जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ ये जो इनिशियल वेव फंक्शन है ये भी आगे से आगे फॉरवर्ड होता जाता है टाइम के अंदर। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रोपोगेट करता है, हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इनिशियल वेव को प्रोपोगेट कराता है फॉरवर्ड टाइम के आगे, यानी टाइम के आगे जैसे जैसे टाइम फॉरवर्ड होता है तो ये वेव फंक्शन भी आगे टाइम के साथ साथ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसको प्रोपोगेट कराता है। अब ये होता किस तरह है, हाउ इट वर्क्स। सपोज हमारे पास जो इनिशियल वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स ज़ीरो, जो किसी इनिशियल टाइम के ऊपर यानी टाइम ज़ीरो के ऊपर आपने उसको देखा है, ये आपके पास गिवन है। अगर ये इनिशियल वेव फंक्शन आपको गिवन है देन फ्रॉम द राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं जो कि उसका टाइम डिपेंडेंट पार्ट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, इस कर्ली साई ओवर कर्ली टी को आप एवेल्यूएट कर सकते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर, यानी इनिशियल टाइम के ऊपर आप उसका टाइम डेरिवेटिव ले सकते हैं वेव फंक्शन का। और अगर तो आपको साई ऑफ एक्स ज़ीरो की वैल्यू पता है कि इनिशियल टाइम पे वेव फंक्शन की क्या वैल्यू थी, तो फिर आप उसका टाइम डेरिवेटिव ले सकते हैं इनिशियल टाइम के ऊपर। उसके बाद आफ्टर शॉर्ट टाइम डेल्टा टी, और जब जैसे ही एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पास करता है डेल्टा टी, तो हमारे पास साई ऑफ एक्स ज़ीरो की बजाय अब हम कहेंगे साई ऑफ एक्स डेल्टा टी आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। तो फिर वो डेल्टा टी में हम उसको देखेंगे इनिशियल वेव फंक्शन आ जाएगा जो कि इनिशियल टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर था, साई ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस वो जो उसका टाइम डेरिवेटिव है एट इनिशियल टाइम यानी ज़ीरो के ऊपर इनटू डेल्टा टी उस टाइम के अंदर। तो ये वो रिलेशन है जिससे वेव हम कह सकते हैं कि इस तरह फर्दर जैसे जैसे वेव आगे से आगे प्रोपोगेट होती जाती है तो ये कंटिन्यू रहता है। और कंटिन्यूइंग द प्रोसेस जनरेट साई एट एनी लेटर टाइम टी, यानी इस तरह हम जैसे जैसे टाइम में वेव आगे आगे प्रोपोगेट करती जाती है तो हम उसका वेव फंक्शन जो है एनी फर्दर टाइम टी के अंदर उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट टाइम के लिए किया। मज़ीद हम इसको डेल्टा टी के अलावा जो है फिर हम इसको T1 T2 अप टू सो ऑन टाइम टी के लिए एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जो एक्सप्लिसिट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये तो हमने इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस कर दिया कि किस तरह से टाइम जैसे जैसे आगे टाइम के साथ साथ जब वेव प्रोपोगेट करती है टाइम के अंदर तो किस तरह से हम उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमें इनिशियल वेव फंक्शन का पता हो तो इनिशियल वेव फंक्शन से हम मज़ीद फर्दर टाइम के अंदर उसकी वेव फंक्शन की वैल्यूज़ को कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं और वेव आगे कैसे प्रोपोगेट करती है और फिर उसका वेव फंक्शन आप कैसे निकालते हैं। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि अगर हम एक्सप्लिसिट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं साई ऑफ एक्स टी का, यानी हम ये चाहते हैं कि जो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है और जो टाइम कोऑर्डिनेट है इस वेव फंक्शन का हम उसको सेपरेट कर लें, एक्सप्लिसिट कर लें। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि आपने उन दो फंक्शंस यानी साई ऑफ एक्स टी के दो फंक्शंस आगे हमने उसको दो फंक्शंस के बराबर कर लिया। एक वो बराबर हो गया साई ऑफ एक्स के जो कि सिर्फ वो फंक्शन है जो कि सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है, और दूसरा हमने फाई ऑफ टी के इक्वल उसको कर दिया, ये वो फंक्शन है जो सिर्फ टाइम डिपेंडेंट है।
तो हमने इसको किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम सेपरेबल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे कि पोजीशन में और टाइम में हम उसको कैसे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स, उसकी पोजीशन डिपेंडेंस को और उसकी टाइम डिपेंडेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल के। अब हमने कहा कि साई ऑफ एक्स जो है, अब ये जो दो आपने हिस्से कर दिए अपने वेव फंक्शन के, एक उसका पोजीशन वाला पार्ट और दूसरा उसका टाइम वाला पार्ट। उसका पोजीशन वाला पार्ट जो है साई ऑफ एक्स का, उसको हमने साई ऑफ एक्स लिया है, और जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है साई ऑफ टी जो है उसको हमने फाई ऑफ टी यहाँ पे कंसीडर कर लिया। और साई ऑफ एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है ई रेज़ पावर आयोटा के एक्स को, जबकि फाई ऑफ टी जो उसका टाइम डिपेंडेंट पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है ई रेज़ पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी को। ये चीज़ आपने प्लेन वेव के लिए पढ़ा था कि जब हम प्लेन वेव सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे फॉर अ प्लेन वेव हम बात करते थे कि जो आपका वेव फंक्शन होता था साई ऑफ एक्स टी फॉर अ प्लेन वेव, वो बराबर होता था ई रेज़्ड पावर आयोटा, और आयोटा का कॉमन लेके के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हम वन डायमेंशन पार्ट हम सिर्फ देख रहे हैं ना, उसका सिंगल डायमेंशन में, वन डायमेंशन के अंदर। तो ये हमने सोल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन निकाला था किसके लिए, फॉर प्लेन वेव। ये हमने प्लेन वेव के लिए बात की थी। अब हम वही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जैसे हमने प्लेन वेव के लिए बात की थी, इसी तरह हम कह रहे हैं कि ये जो पार्ट है उसका आयोटा के एक्स, ये पार्ट था उसका पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट, जबकि जो दूसरा पार्ट है माइनस आयोटा ओमेगा टी वाला ई रेज़्ड पावर यानी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका टाइम डिपेंडेंट पार्ट। तो हमने वो प्लेन वेव का जो सोल्यूशन हमने लिया था, हमने उसको दो पार्ट्स में कंसीडर कर लिया, एक उसको पोजीशन की फॉर्म में और दूसरा उसके टाइम डिपेंडेंट की फॉर्म में, कि जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट था। तो इस तरह से हमने उसको दो तरीके से हमने उसको लिख लिया। अब हम ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, जो हमने उसे एक्सप्लिसिट कर लिया, अपने वेव फंक्शन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, पोजीशन में और टाइम में। अब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें अपनी इस इक्वेशन 1 में, जो कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, और साथ ही हम उसे डिवाइड भी कर रहे हैं इन दोनों फंक्शन से, पोजीशन वाला फंक्शन साई ऑफ एक्स और टाइम वाला फंक्शन फाई ऑफ टी, इन दोनों के प्रोडक्ट से अगर हम इसको साथ डिवाइड भी कर दें और साथ हम ये जो एक्सप्लिसिट फॉर्म है ये भी इधर पुट करके देखें, तो हम ये देखें जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी की पूरी इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट है, यानी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली। अब जो कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर है, ये डबल डेरिवेटिव है पोजीशन के लिहाज से वेव फंक्शन का। तो हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं, साई ऑफ डबल डैश के साथ, और साई ऑफ डबल डैश ऑफ एक्स का मतलब, या डबल प्राइम ऑफ एक्स का मतलब कि आप डबल डेरिवेटिव ऑफ साई कंसीडर करें विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है। और जो ये जो डिवाइडेड बाय साई ऑफ एक्स है, ये इसकी वजह से, क्योंकि हम साथ साथ डिवाइड भी कर रहे हैं उसको साई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ टी के प्रोडक्ट से। अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड चूंकि ये सारी पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट है, तो यहाँ पे आप उसकी पोजीशन वाला पार्ट लिखेंगे, और जो राइट हैंड साइड है वो चूंकि टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, तो यहाँ पे आप उसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, फाई ऑफ टी से, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर की जगह आपने उसका साई ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिखा, और चूंकि आप डिवाइड करना चाह रहे हैं साई ऑफ एक्स से, आप सिर्फ डिवाइड करेंगे पोजीशन वाले पार्ट से, टाइम वाले पार्ट से लेफ्ट हैंड साइड पे आप डिवाइड नहीं करेंगे, प्लस यू ऑफ एक्स, और यू ऑफ एक्स के साथ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे साई मौजूद था, इस साई का हमने सिर्फ पोजीशन वाला पार्ट इधर लेना है, और पोजीशन वाला पार्ट क्या था, साई ऑफ एक्स। तो जब हम इसको साई को डिवाइडेड बाय साई ऑफ एक्स करेंगे, साई साई कैंसिल हो जाएगा और ये यू ऑफ एक्स अकेला हो जाएगा, इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली साई ओवर करली टी। इसको भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, सिंगल प्राइम के साथ, लेकिन चूंकि हमने टाइम डिपेंडेंट पार्ट जो है वेव फंक्शन का उसको हमने फाई से शो किया हुआ है, तो अब हम इसे लिखेंगे फाई प्राइम ऑफ टी। सिंगल प्राइम हमने यूज़ किया है, सिंगल प्राइम का मतलब होता है कि सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम उसका ले रहे हैं, तो इसको हम फाई प्राइम यानी करली साई ओवर करली टी को आप फाई प्राइम ऑफ टी कह रहे हैं, और फाई प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय फाई ऑफ टी जो है ये इसकी वजह से, क्योंकि हम उसको डिवाइड भी कर रहे हैं तो टाइम वाले पार्ट से ही हम उसको डिवाइड करेंगे, सिर्फ फाई ऑफ टी से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिर्फ साई ऑफ एक्स से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को हमने सिर्फ फाई ऑफ टी से डिवाइड किया, इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ओनली पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट है, और राइट हैंड साइड जो है वो टोटली उसका टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, ठीक है। तो पोजीशन वाले को पोजीशन वाले पार्ट से डिवाइड किया, और जो राइट हैंड साइड है आपकी टाइम वाली, उसको हमने टाइम वाले पार्ट से डिवाइड किया, और ये दोनों अब जो फॉर्म है ये बराबर है कांस्टेंट ई के इक्वल हम इसको ले लेते हैं, जो कि उसकी टोटल एनर्जी को शो कर रहा है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है बेसिकली ये भी आपकी एक टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसकी एनर्जी की ही इक्वेशन है, जो कि इसकी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है, तो ये इसकी टोटल एनर्जी के इक्वल हम इसको ले लेते हैं ई के, जो कि कांस्टेंट है।
अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरे का पूरा फंक्शन है सिर्फ x का, और राइट हैंड साइड जो है वो पूरे का पूरा फंक्शन है t का। ये इसके एक्सप्लिसिट पार्ट्स अब आप ले रहे हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि हम टाइम और पोजीशन को मिक्स नहीं कर रहे, हमने पोजीशन को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है और जो टाइम वाला पार्ट है उसको हमने राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है। अब इस इक्वेशन से द रिजल्टिंग इक्वेशन फ्रॉम द टाइम डिपेंडेंट फंक्शन फाई ऑफ टी, अगर अब हम ये वाली इक्वेशन ले, राइट हैंड साइड लें ज़रा इसका, और राइट हैंड साइड इस वाले पार्ट को हम कंसीडर करें कि अयोटा एच कट फाई प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय फाई ऑफ टी इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो ये पार्ट अगर हम उसका कंसीडर करें कि वो ई के बराबर है, जो कि उसकी राइट हैंड साइड है, और ये जो नीचे फाई ऑफ टी था ये ई के साथ जाके इधर डिवाइड हो रहा है, तो सेकंड साइड इस तरफ जाके ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज अयोटा एच कट, और फाई प्राइम ऑफ टी को हमने लिख दिया डी फाई ओवर डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू ई इंटू फाई ऑफ टी। तो इस तरह से कि हमने अपनी इक्वेशन नंबर 3 लिखी, और इसकी इंटीग्रेशन के बाद हमें हमारा सोल्यूशन मिल सकता है फाई की फॉर्म में कि फाई ऑफ टी जो है वो बराबर होगा ई रेज पावर माइनस अयोटा ओमेगा टी। और ये वही सोल्यूशन है फाई का जो कि हमें इंटीग्रेशन के बाद इस टाइम डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिल रहा है। ये वही है जो हमने प्लेन वेव के लिए सोल्यूशन में अभी देखा था। प्लेन वेव में इस तरह हम करके लिखते थे ई रेज पावर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये जो अयोटा के एक्स वाला पार्ट है ये उसकी पोजीशन को शो कर रहा है, और माइनस अयोटा ओमेगा टी वाला जो पार्ट है ये उसकी टाइम डिपेंडेंस को शो कर रहा है। तो ये इंटीग्रेशन के बाद हमें वही सोल्यूशन मिल रहा है राइट हैंड साइड से, फाई ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस अयोटा ओमेगा टी, वेयर ओमेगा जो है वो किसके बराबर है, ई ओवर एच कट। यानी अगर आप यहाँ से देखें ये जो एच कट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके डिवाइड होगा, और ये जो ई ओवर एच कट है ये ओमेगा को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे ई ओवर एच कट के बराबर है इस तरह से। तो ये हमें वही एक सोल्यूशन तो मिल गया, जो टाइम डिपेंडेंट वाला सोल्यूशन था, जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट था वो हमें मिल गया सोल्यूशन के फाई ऑफ टी जो है वो ई रेज़ पावर माइनस अयोटा ओमेगा टी के बराबर, और ओमेगा जो है वो ई ओवर एच कट को शो कर है। अब आ जाए ज़रा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट है, इसका सोल्यूशन हमें फाई ऑफ एक्स देगा। राइट हैंड साइड का सोल्यूशन ने हमें फाई ऑफ टी दिया, अब लेफ्ट हैंड साइड के सोल्यूशन ने हमें साई ऑफ एक्स की वैल्यू देनी है कि साई ऑफ एक्स किसके बराबर है। तो अब हम इस पार्ट को कंसीडर करें और वो ई के बराबर है, क्योंकि ई इन दोनों को शो कर रहा है, टाइम वाले पार्ट के भी बराबर है और पोजीशन वाले पार्ट के भी बराबर है। तो अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड को ई के बराबर करके लेते हैं और इससे साई ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ये देखें, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, जो आपने साई डबल प्राइम ऑफ एक्स लिखा हुआ था उसका मतलब है डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस यू ऑफ एक्स इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई साई ऑफ एक्स। वो जो इसके नीचे साई ऑफ एक्स एक डिवाइड हो रहा था यहाँ पे, ये देखें, ये साई ऑफ एक्स जब आप इस पूरे पार्ट को, पोजीशन वाले पार्ट को ई के बराबर करेंगे, ये जो साई ऑफ एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो साई डबल प्राइम ऑफ एक्स है इसकी जगह आप डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये साई ना सिर्फ इधर जाएगा ई के पास जाएगा बल्कि यू ऑफ एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, जब आप इसको साई ऑफ एक्स को करेंगे, इधर से ख़त्म करना चाहते हैं इस फर्स्ट पार्ट में से, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा यू ऑफ एक्स के साथ भी, और ई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये साई ऑफ एक्स जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। अब जब आप इसकी, ये आपको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दे रहा है, इसमें कोई टाइम का पार्ट मौजूद नहीं है, और ये जो, और इसमें जो आपको ये बता रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स, यानी ये यू एफ एक्स इस वक्त मौजूद है, यू एफ एक्स की प्रेजेंस ये शो कर रही है कि आपका फोर्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। और इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स जो साई ऑफ एक्स है आपका, जो कि वेव फंक्शन है, जो कि पोजीशन पे डिपेंड करता है सिर्फ, वो साई ऑफ एक्स जो है वो स्मूथ है, और अगर साई ऑफ एक्स स्मूथ है तो जो उसका डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होगा। नो फॉर फ्री पार्टिकल्स, जब हम यू एफ एक्स को जीरो कर देंगे फ्री पार्टिकल्स के लिए, जब कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करती, क्योंकि वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है, और वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी एफ एक्स के इक्वल हो सकता है, विच इज़ इक्वल टू द यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपकी यू जीरो है फ्री पार्टिकल्स के लिए, यू एफ एक्स जीरो है, तो इसका मतलब है कि फोर्स की वैल्यू जो है वो भी जीरो होगी, यानी ये फ्री पार्टिकल्स हैं जिन पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करी। सो अगर हम यू एफ एक्स को इधर जीरो कर दें तो इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 4 से हमारे पास आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये जो पूरी टर्म है पोटेंशियल एनर्जी वाली, ये जीरो हो जाएगी बिकॉज फोर्स इज जीरो फ्री पार्टिकल्स के लिए, एंड दिस इज इक्वल टू
ई इंटू साई ऑफ एक्स। तो ये हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से फ्री पार्टिकल्स के लिए रिलेशन यहाँ पर निकाल ली है। अब ये जो हमने रिलेशन निकाली, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन हमारे पास साई ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी और साई ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा ई रेज़ पावर आयोटा के एक्स को। अब ये वही सोल्यूशन आ रहा है, पोजीशन का वही पार्ट आ रहा है जैसा कि हमने प्लेन वेव के लिए देखा था। अब ये विद ई, जो ई है यहाँ पे, जो एनर्जी का पार्ट है यहाँ पे, वो इस कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m, क्योंकि 1/x² जो है वो के स्क्वायर को शो करता है ना, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन, के जो है वो वेव नंबर होता है। तो यहाँ हमारा जो एनर्जी ई है वो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m के बराबर होता है। और इस इक्वेशन का जब हम इंटीग्रेशन के बाद सोल्यूशन करेंगे तो साई ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स यानी ई रेज़ पावर आयोटा के एक्स को शो करता है, जो कि उसका पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट का हमने सोल्यूशन निकाल लिया है। अब ये जो हमने सोल्यूशन निकाला है ये भी जैसे कि मैंने कहा वही सोल्यूशन है उसी तरह का जैसे कि प्लेन वेव। अब हमने जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट के लिए सोल्यूशन निकाला था, हमने देखा था वो भी उसी तरह का सोल्यूशन आ रहा था जो प्लेन वेव का था। इसी तरह से जो हमने पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट का सोल्यूशन निकाला है साई ऑफ एक्स का, वो भी उसी तरह से आ रहा है जैसे प्लेन वेव का सोल्यूशन आ रहा है। ये जो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ई, ये टोटल पार्टिकल्स एनर्जी है फॉर फ्री पार्टिकल्स, क्योंकि अभी हमने यू ऑफ एक्स को 0 किया था, तो ये फ्री पार्टिकल्स की एनर्जी हमने निकाली है और ये वैलिड है इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस। ये एनर्जी प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस में भी एनर्जी की यही वैल्यू होगी। ये सिर्फ फ्री पार्टिकल्स की एनर्जी नहीं है, ये वो एनर्जी है जो प्रेजेंस ऑफ फोर्स, अगर फोर्स होगी भी तो भी एनर्जी की यही वैल्यू होगी। लेकिन जो वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स है ये चेंज होगा जब फोर्स आए, जब, क्योंकि अभी हमने इसको फोर्स को 0 करके फ्री पार्टिकल्स के लिए जो है हमने इसका सोल्यूशन निकाला है। तो जब हम जो है इसको इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स देखेंगे तो वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। वो इसलिए चेंज होगा क्योंकि मोमेंटम एंड हैंस द के जो कि वेव नंबर है वो चेंज हो रहा है। तो जब मोमेंटम और के की वैल्यू चेंज होगी तो जाहिर सी बात है उसके साथ साथ वेव फंक्शन की वैल्यू भी इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस चेंज हो जाएगी, विच इज़ नो लॉन्गर कांस्टेंट, क्योंकि अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगी फोर्स की मौजूदगी में। अच्छा, अब फाइनली हम इस बात पे पहुंचे हैं, अगर अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन निकालें, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है कि साई ऑफ एक्स टी का हमने स्क्वायर लेना है। साई ऑफ एक्स टी मैग्नीट्यूड का हम स्क्वायर लेंगे जब, तो दैट शुड दिस इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इसका टाइम डिपेंडेंट पार्ट प्रोबेबिलिटी के अंदर खत्म हो जाता है। अब ये कैसे खत्म हो जाता है? क्योंकि वो जो फाई ऑफ टी का जब आप स्क्वायर करते हैं तो फाई ऑफ, जैसे साई ऑफ एक्स आपने पीछे देखा था कि साई ऑफ एक्स चूंकि बराबर होता है साई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ टी, तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो साई ऑफ एक्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू फाई ऑफ टी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। अभी आपने देखा कि फाई ऑफ टी जो है वो तो बराबर होता है ई रेज़ पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी के। अब अगर ये वैल्यू मैं इधर पुट करूँ तो फाई ऑफ टी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब है ई रेज़ पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी इंटू ई रेज़ पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर 0 आएगी, और एक्सपोनेंशियल की पावर 0 का मतलब है कि ये 1 के इक्वल होगा। अब अगर जब ये 1 हो जाएगा इसका मतलब है ये इसके साथ कोई ये 1 आ गया, यानी टाइम डिपेंडेंट पार्ट जो है वो 1 के इक्वल हो गया, और आपका जो प्रोबेबिलिटी है वेव फंक्शन की वो सारी की सारी जो है वो स्टैटिक प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक या स्टेशनरी स्टेट्स को शो कर रही है, क्योंकि उसमें कोई टाइम का पार्ट नहीं आ रहा, सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। देयरफॉर सॉल्यूशंस इन सेपरेबल फॉर्म आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। ये जो सॉल्यूशंस हम निकालते हैं सेपरेट वेरिएबल्स को करके, यानी उसके टाइम वाले और पोजीशन वाले पार्ट को अलग अलग करके हमने वेव फंक्शन का देखा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशंस हैं सेपरेबल फॉर्म में, एक्सप्लिसिट फॉर्म में, वो स्टेशनरी स्टेट्स को शो करते हैं क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करते। फॉर स्टेशनरी स्टेट्स ऑल प्रोबेबिलिटीज आर स्टैटिक, और हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वेव फंक्शन की स्टेशनरी स्टेट्स के लिए वो स्टैटिक हैं एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। और इन स्टेट्स, इन प्रोबेबिलिटी को हमने कहाँ से निकाल सकते हैं? ये हमने निकाली हैं टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन से। ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसको यूज़ करते हुए हमने जो टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स, सिर्फ उससे हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो स्टेशनरी स्टेट्स को शो करती हैं क्योंकि उसकी टाइम डिपेंडेंस जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही प्रोबेबिलिटी के अंदर। इसलिए हम कह रहे हैं कि तमाम प्रोबेबिलिटीज वेव फंक्शन की जो है वो स्टैटिक हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम। आई होप स्टूडेंट्स हमने ये जो जितनी बातें आज की थी वेव फंक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस, और उससे पहले भी जो बातें की थी जब वेव फंक्शन की फ्री पार्टिकल्स के लिए और इंट्रोडक्शन ऑफ वेव फंक्शन, अब आप वेव फंक्शन को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि वेव फंक्शन क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है। जब हम किसी वेव को डिफाइन करते हैं तो वेव
को हम उसके वेव फंक्शन से किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और हम उसको टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का भी हमने बात की कि उसके हवाले से हम इसको कैसे देख सकते हैं। ये सब बातें आई होप आपने अच्छे से समझ ली होंगी। अगर आपको फिर भी कहीं परेशानी हो, कोई बात ठीक से समझ में ना आई हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जितने भी फ्यूचर लेक्चर्स मैं अपलोड करूं वो आपको फ़ौरन उसी वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आज का लेक्चर और इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हुए हैं तो आप उसको लाइक भी करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितने मेरे लेक्चर से फ़ायदा हासिल हुआ है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। That's all for today students. Thanks for watching my channel. Until the next lecture, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. Take care. अल्लाह हाफिज़.